कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम में मैकेनिकल सिस्टम में किसका, ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम का। और उसके बाद देखे थे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी का और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी का। चारों का हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कल फाइंड कर चुके थे। तो आज हम बताने जा रहे हैं इसका एनालॉगस सिस्टम, जो इसी पे डिपेंड है, इसी पे आधारित है, मैथमेटिकल मॉडलिंग पे ही एनालॉगस सिस्टम, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। यानी जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन अराइज किया जाता है, इसी से अराइज किया जाता है कि फोर्स वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स इज एनालॉगस टू, किसका होगा, वोल्टेज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक होता है फोर्स करेंट एनालॉजी, दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव व्यू से हमारे लिए बेटर होगा। इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स, जीरो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, और उसके बाद पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग पे न्यूमेरिकल और ट्रांसफर फंक्शन पे न्यूमेरिकल। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहते हैं यहाँ पे एनालॉगस सिस्टम। एनालॉगस सिस्टम कहते किसे हैं? कल हम ये चारों देख चुके थे। इसमें से बहुत कुछ सभी क्वांटिटी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, कुछ में कुछ सिंपली इक्वलिटी आ रहा है, तो उसी इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस सिस्टम। यानी वैसे क्वांटिटी जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होता है उसे हम एनालॉगस सिस्टम कहते हैं। यानी जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होगा। यहाँ पे देखिए, ये डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, ये भी डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, दोनों का सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसका क्या है, एनालॉगस है। इसमें यहाँ पे क्या है, ये है इसके सेम, तो क्या कह सकते हैं कि इसके एनालॉगस कौन है, ये है, और इसके एनालॉगस कौन है, ये है। यानी जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहेगा, सेम लाइक एक जैसा रहेगा, उसी को कहते हैं एनालॉगस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तब हम यहाँ पे देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी में क्या आ रहा था, E इक्विवेलेंट आ रहा था एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/c क्यू, इतना आ रहा था। और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी में आ रहा था आई टी इक्वल टू सी डी स्क्वायर 5 बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/r डी 5 बाई डी टी प्लस 1/l 5, ये आ रहा था। और ट्रांसलेशन में क्या आ रहा था, फोर्स बराबर एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। और रोटेशनल में क्या आ रहा था, टॉर्क इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस के थीटा। अब इन्हीं चारों के आधार पे हम ये दो डाटा तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट डाटा होगा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का और दूसरा डाटा होगा फोर्स करेंट एनालॉजी का। तब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखते हैं, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी देखते हैं। तब यहाँ पे देखें हम किसका, ये ट्रांसलेशनल का, ये रोटेशनल का और ये इलेक्ट्रिकल का। फोर्स वोल्टेज में हम चल रहे हैं, तो फोर्स वोल्टेज, फोर्स किस में है, इसमें है, और वोल्टेज किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी में। तब हम इसका ही लेकर के चलेंगे। और फोर्स करेंट एनालॉजी में किसका लेकर चलेंगे, तो करेंट इक्विवेलेंट आया है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी में। यानी जब बात आई फोर्स करेंट एनालॉजीज को, इसके और इसके साथ हम इसको लेंगे। अभी बात है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का, इसलिए हम इसके और इसके साथ वोल्टेज के इक्विवेलेंट वाला टर्म लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं ट्रांसलेशनल में यहाँ पे क्या है, एफ की जगह पे इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। ये तो टॉपिक से ही पता चल रहा है कि फोर्स वोल्टेज एनालॉगस है। यानी वैसा एनालॉगस सिस्टम जिसमें फोर्स एनालॉगस होता है वोल्टेज का, उसको हम कहते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। और एनालॉगस होता क्या है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होता है, यानी जो सेम टर्म के जैसा यूज हुआ हो, सेम प्लेस पे यूज हुआ है, उसको हम कहते हैं एनालॉगस सिस्टम, फोर्स वोल्टेज। और फिर रोटेशनल में देखेंगे हम यहाँ पे, तो फोर्स के स्थान पे कौन है, यहाँ पे टॉर्क। यानी फोर्स ट्रांसलेशनल में, इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज, रोटेशनल में टॉर्क, ये तीनों क्या हो गए आपस में, एनालॉगस। उसके बाद हम चलते हैं मास। तो ये जो डबल डिफरेंशिएशन है उसके पहले क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट में एम यानी कि मास। इसके साथ क्या लगा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल ही बता चुके हैं, कल के लेक्चर में जे
क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे क्या है? डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन में एल यानी इंडक्टेंस, यानी मास का एनालॉगस हो गया इंडक्टेंस। क्वेश्चन अराइज होगा फोर्स, अकॉर्डिंग टू फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मास इज एनालॉगस टू इंडक्टेंस। क्या होगा? इंडक्टेंस। और इसी के बात है कि ट्रांसलेशनल का जो मास होता है वो रोटेशनल में किसका एनालॉगस होता है? तो किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उसके बाद हम चलते हैं विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पे जो बी है इसी को कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग क्या था? जो विस्कस फ्रिक्शन में कंज्यूम हो रहा था, फ्रिक्शन में कंज्यूम हो रहा था, उसी को हम क्या कर रहे थे? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो उसी को हम एक अलग नाम दे सकते हैं विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो बी पे, बी के यहाँ पे स्थान पे क्या है? वोल्टेज वाला में आर है, आर यानी कि रेसिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है? ई के साथ आर है। जिस स्थान पे यहाँ पे बी है यानी सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या है? आर यानी विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ट्रांसलेशनल का इलेक्ट्रिकल में किसके इक्विवेलेंट है? रेसिस्टेंस का, अकॉर्डिंग टू फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। और इसमें क्या है? इसमें भी विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, दोनों जगह पे सेम ही है। यहाँ पे भी विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है? यहाँ पे आर, यानी कि इसका एनालॉगस क्या हो गया? रेसिस्टेंस, और इसका एनालॉगस विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यानी ये तीनों क्या हो गया? आपस में एनालॉगस हो गए। उसके बाद हम देखना चाहते हैं यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे है ट्रांसलेशनल में, फिर रोटेशनल में भी है स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे क्या है? 1/c यानी रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम चलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट का इलेक्ट्रिकल में क्या एनालॉगस होगा? रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। स्थान देखना हमको, पैलेस देखना कि किस, कौन सा टर्म, कौन सा क्वांटिटी कौन से पैलेस पे है। अगर सेम पैलेस पे है तो एनालॉगस होगा। तो यहाँ पे देखिए जिस स्थान पे के आया है उसी स्थान पे यहाँ पे कौन आया है? 1/c यानी रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। अब इसमें हम चलेंगे तो क्या है? रोटेशनल में क्या है? के स्थान पे यहाँ भी के है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी स्प्रिंग कांस्टेंट। रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। एक और आती है यहाँ पे, देखिएगा टर्म में यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। लेकिन रोटेशनल में क्या है? थीटा है, थीटा है, यहाँ भी थीटा है। और इलेक्ट्रिकल में क्या है? यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स अगर हम चलेंगे ट्रांसलेशनल में तो क्या है? ट्रांसलेशनल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे रोटेशनल। तो यहाँ पे जो टर्म आया हुआ है एक्स, एक्स क्या है? कल के लेक्चर में बताया गया था एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स है डिस्प्लेसमेंट। एक्स उसी टर्म के स्थान पे इलेक्ट्रिकल में क्या आया हुआ है? क्यू। क्यू क्या था? यहाँ पे चार्ज। वही चीज रोटेशनल में देखते हैं तब क्या है? एक्स के स्थान पे क्या है? यहाँ पे थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या दर्शाया गया है? किससे इंडिकेट किया गया है? थीटा से। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन किसे करने से आया था? भी का टर्म यानी कि वेलोसिटी। भी का टर्म था
और उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था, थीटा ओमेगा का करने से आया था। ओमेगा कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर में, यहाँ पे क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, इसको करते हैं इंडिकेट ओमेगा से। और वही है बात हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन किससे करने से आया है, किसका करने से आया था, आई का। आई कहने का मतलब करेंट, यहाँ पे हो गया करेंट आई। इस प्रकार से हमारा हो गया फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का डाटा 1 2 3 4 5 6 7 डाटा पे हम डाटा है हमारे पास। और इसी 7 डाटा हमारे, यही 7 डाटा क्या है, एग्जाम के लिए बेटर है, यानी बेटर पॉइंट है। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी के अनुसार यहाँ पे 7 टर्म आपस में क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं। फोर्स का वोल्टेज, रोटेशनल में टॉर्क, ट्रांसलेशनल में मास का एनालॉगस, इलेक्ट्रिकल का इंडक्टेंस और रोटेशनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रांसलेशनल का विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इलेक्ट्रिकल का रेजिस्टेंस और रोटेशनल का विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसलेशनल का स्प्रिंग कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल का रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस और रोटेशनल का स्प्रिंग कांस्टेंट। और वही बात आ जाएगी यहाँ पे, ट्रांसलेशनल का डिस्प्लेसमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल का चार्ज और रोटेशनल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपस में एनालॉगस होता है। उसके बाद वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल का करेंट और रोटेशनल का एंगुलर वेलोसिटी, ये सब डाटा आपस में क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं। ये हो गया फोर्स वोल्टेज एनालॉगस के अनुसार। अभी हम देखें फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फोर्स करेंट एनालॉगी। फोर्स करेंट एनालॉगी, इस टर्म को हम नहीं लेंगे अभी। अब कौन सा टर्म को लेंगे हम, इस टर्म को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी, क्योंकि करेंट का इक्विवेलेंट आया है हमारा इसी में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी का जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग फाइंड किए थे उसमें हमारा करेंट आया था, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन किए थे तो हमारा वोल्टेज आया था। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में ये टर्म हम ले चुके हैं, तब हम कौन से टर्म का यूज करेंगे, इस टर्म का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी का मैथमेटिकल मॉडलिंग। तब ये तीनों को हमको देखना है, फोर्स, टॉर्क, यहाँ पे आईटी। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशनल का फोर्स ही है, इलेक्ट्रिकल का अब यहाँ पे क्या हो गया, करेंट। और रोटेशनल का क्या हो गया, उसका टॉर्क ही। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशनल का मास, इलेक्ट्रिकल का किससे इक्विवेलेंट है, किसके एनालॉगस है, सी कहे तो कैपेसिटेंस। और रोटेशनल का किसके है इक्विवेलेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे बी क्या है, विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट किसके एनालॉगस है, इसमें
1 बाय आर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 1 बाय आर। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें भी वही है जो ट्रांसलेशनल में है, यानी विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही है, विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट है तो बी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, ट्रांसलेशनल का स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के किसके इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिकल में, यानी करंट में किसके इक्विवेलेंट है 1 बाय एल, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस एल। फिर वही अगर रोटेशनल में हम चलेंगे तो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहने का मीन्स के। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है फाई, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लिंकेज है। ये जो फाई है यहाँ पे क्या था चार्ज था वोल्टेज में, लेकिन यहाँ पे करंट में क्या है फाई, यानी कि फ्लक्स लिंकेज है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चार्ज के जगह पे हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल में क्या हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज, यानी कि फाई। रोटेशनल में क्या होगा, रोटेशनल में क्या होगा यहाँ पे थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो वेलोसिटी ही होगा, लेकिन इसमें करंट के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये फाई जो डी स्क्वायर फाई आया है किसे करने से आया है भी का करने से आया था, यानी कि ई का करने से आया था, ई का डबल जब ई का जब हम डबल डिफरेंशिएशन किए तब यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर फाई बाय डी टी स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी से ही आया है, यहाँ पे आया एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन यहाँ पे जो टर्म आया था आई का करने से, करेंट का करने से, वही टर्म यहाँ पे आया है किसे करने से वोल्टेज करने से। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे करेंट के स्थान पे वोल्टेज ई, और यहाँ पे क्या रहेगा सेम ही रहेगा, क्या सेम रहेगा, थीटा किसे करने से आया है एंगुलर वेलोसिटी। इस प्रकार से हो गया फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी। चेंज हमारा कहाँ कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल टर्म चेंज कर रहा है। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी कहेगा तो वोल्टेज वाला टर्म लेंगे, फोर्स करंट एनालॉजी कहेगा तो करंट वाला टर्म लेंगे, यानी कि हमारे चेंज सिर्फ क्या कर रहा है, या कहें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी या कहें फोर्स करंट एनालॉजी, सिर्फ हमारा चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल टर्म ही चेंज कर रहा है। यहाँ पे फोर्स वोल्टेज में क्या था करंट वोल्टेज था, यहाँ पे करंट हो गया, यहाँ पे भी उसी प्रकार से चेंज कर गया, यानी सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ही चेंज किया है। तब यहाँ पे हमारा दोनों हो गया, फर्स्ट
फोर्स वोल्टेज एनालॉगी और सेकेंड फोर्स करेंट एनालॉगी। दोनों टर्म हमारे लिए क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर टॉपिक है इसका, इसलिए आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यानी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग और फिजिकल सिस्टम है उससे हमारा ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होता है एनालॉगस सिस्टम से, इसलिए आप इसे ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ज़्यादा याद कीजिए, ये हमारे लिए बेटर होगा। यहाँ पे अब यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 2 ट्रांसफर फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक था मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम जो हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। सेकेंड आप देखने जा रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसफर फंक्शन पिछले सेमेस्टर में पढ़ना था, फोर सेमेस्टर में शायद पढ़ना था ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं किसे? द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। और यहाँ पे ऑल इनिशियल कंडीशन को सेट कर दिया जाता है जीरो के इक्विवेलेंट। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन एंड ऑल इनिशियल कंडीशन सेट टू बी जीरो इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। यानी कह सकते हैं किसी फंक्शन है, कोई भी ये फंक्शन है, इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स का हम अगर ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं तो उस यानी किसी भी फंक्शन के इम्पल्स रिस्पॉन्स का ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहलाता है? ट्रांसफर फंक्शन। या कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ किसी भी फंक्शन दिया गया है, कोई फंक्शन एफ उसका निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। तब क्या करेंगे यहाँ पे आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन बटा इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो हम करेंगे तब आएगा हमारा यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन। तब यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या किस हो सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। और यहाँ पे ऑल इनिशियल कंडीशन कितना क्लियर रहता है? सेट टू बी जीरो, यानी जितना भी इनिशियल कंडीशन है उसको जीरो को इक्विवेलेंट कर दिया जाता है और तब निकाला जाता है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और दोनों का रेशियो करते हैं आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बटा इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों का रेशियो हमको क्या देता है? ट्रांसफर फंक्शन। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फंक्शन यानी ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन समझना है? यहाँ पे सी एस बाई आर एस, इसको इंडिकेट करते हैं जी एस बराबर सी एस बाई आर एस। सी एस कहने का मतलब आउटपुट का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, आर एस कहने का मतलब रिफरेंस यानी इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है इसका। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन किस तरह का फंक्शन का निकल सकता है, यानी किस तरह का अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। इसका निकलेगा अगर वो सिर्फ क्या है? लीनियर है, और लीनियर में भी क्या है? वो टाइम इनवेरिएंट है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट का है, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन निकलता है, और भी जितना फंक्शन रहता है उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जो लीनियर है, और लीनियर में भी कौन सा? टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम के साथ जो वेरी करता है उसे कहते हैं, उसका हम निकाल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन। यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ उसी का निकल सकता है जो क्या है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट है। और दूसरा होता है कि ये क्या होता है? इनपुट फंक्शन पे इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन इनपुट फंक्शन पे इंडिपेंडेंट होता है। ये पूरी तरह से कहें तो किस पे डिपेंड होता है? आउटपुट फंक्शन पे।
तीसरा यहाँ पे देखना चाह रहे हैं क्या कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी है किसका, आउटपुट का और इनपुट का, दोनों का रेशियो करते हैं तभी हमारा आता है क्या, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर रहेगा हमारा कंटिन्यूअस डाटा का अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफर फंक्शन में क्या, एस, यानी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा वो किसके टर्म में, एस के टर्म में। अगर यहाँ पे डिस्क्रीट डाटा रहेगा, डिस्क्रीट डाटा या फंक्शन रहेगा तब उसका हम किस टर्म में निकालते हैं, जेड के टर्म में। अगर साइनसॉइडल रहेगा, अगर कोई साइनसॉइडल डाटा दिया हुआ है तब उसका किस टर्म में निकलता है, जे ओमेगा के टर्म में। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस डाटा है इसके टर्म में निकालते हैं एस के टर्म में, यहाँ पे कह सकते हैं जी एस बराबर सी एस बाई आर एस। लेकिन वही आ जाएगा डिस्क्रीट डाटा के टर्म में, तब यहाँ पे क्या होगा, जी जेड यानी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ discrete data is equal to Laplace transform of output बटा Laplace transform of input, वो भी किसके टर्म में, जेड के टर्म में। और यहाँ पे साइनसॉइडल डाटा का टर्म क्या है, जेड ओमेगा यूज करते हैं साइनसॉइडल के। यहाँ पे क्या होगा, जी जे ओमेगा, यानी साइनसॉइडल डाटा का ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू होगा सी जे ओमेगा बाई आर जे ओमेगा। इस प्रकार से ये हमारा हुआ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। क्या क्या हुआ, ये सिर्फ लीनियर टाइम इनवेरिएंट का ही फाइंड हो सकता है, और दूसरा क्या देखें कि इनपुट फंक्शन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन इनपुट फंक्शन। ये जो पूरा हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है किस पे इंडिपेंडेंट होता है, इनपुट फंक्शन पे। उसके बाद देखें कि यहाँ पे कंटिन्यूअस डाटा के लिए क्या यूज होता है, एस, डिस्क्रीट डाटा के लिए जेड, और साइनसॉइडल डाटा के लिए जे ओमेगा। इस प्रकार से तीनों का हम देखें, जी एस बराबर सी एस बाई आर एस, जी जेड बराबर सी जेड बट्टा आर जेड, जी जे ओमेगा बराबर सी जे ओमेगा बाई आर जे ओमेगा। इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जीरोस, पोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दो तरह का रहेगा, एक रहेगा वहाँ पे s माइनस टू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं क्या, पोल, जीरोस, पोल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये सब किसके टर्म में आता है, ट्रांसफर फंक्शन का एक टॉपिक है, जीरोस, पोल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जीरोस कहते हैं किसको, अगर ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल सेट करके और बाय द फैक्टोरियल मेथड अगर एस का वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो जितना एस का वैल्यू आता है वही क्या होता है, जीरो होता है। इसका जीरो क्या होता है, यानी ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर के नहीं, न्यूमरेटर को अगर इक्वल टू जीरो सेट करते हैं और बाय द फैक्टोरियल मेथड अगर एस का वैल्यू निकलता है, एस का वैल्यू फाइंड होता है, उसी एस के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सेकेंड आता है पोल्स। पोल्स क्या होता है, अगर ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर कहने इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, हर, या अंश और हर, अगर डिनोमिनेटर को हम करते हैं सेट जीरो, जीरो के इक्वल सेट करते हैं और बाय द फैक्टोरियल मेथड या सिंपली मेथड से फाइंड हो जाता है, सिंपली मेथड से करेंगे, यहाँ पे तो सिंपल मेथड से ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा फैक्टोरियल मेथड, यानी फैक्टोरियल मेथड से फाइंड करने के बाद अगर जो एस का वैल्यू आता है जितना भी आएगा वही क्या होगा, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। और थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं किसको है, सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर के वैल्यू को अगर जीरो को सिर्फ इक्वल रख देते हैं, इक्वल रखेंगे वही हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होगा, उसी इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी क्या,
जब डिनोमिनेटर को ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल सेट करते हैं तो जो इक्वेशन फॉर्म्ड होता है उसी इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो तीनों यहाँ पे पता चला। जीरो कहते हैं किसको है, अगर न्यूमरेटर के वैल्यू जीरो के इक्वल सेट करेंगे और एस का वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा जीरो। अगर डिनोमिनेटर के इक्वेशन को सेट करेंगे जीरो के बराबर और उसमें जो एस का वैल्यू होगा फाइंड होगा वो होगा पोल्स, और इसका डिनोमिनेटर का सिर्फ इक्वल हम जीरो करेंगे और जो इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ये तीन चीज यहाँ पे हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या है, एस माइनस टू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। इसका क्या निकालना है, जीरोज। जीरोज क्या होता है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर को, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है एस माइनस टू और डिनोमिनेटर क्या है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो क्या होता है जीरोज में अभी बताया गया क्या कि अगर न्यूमरेटर के वैल्यू को हम सेट करते हैं जीरो के इक्वल और तब हमारा जो एस का वैल्यू फाइंड होता है वही क्या होता है, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे जीरोज कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 क्या है, जीरोज है। अब चलते हैं पोल्स में। तो पोल्स में हम क्या पढ़े कि अगर हम डिनोमिनेटर के वैल्यू को सेट करते हैं जीरो के इक्वल और जो एस का वैल्यू फाइंड होता है उसी को हम कहते हैं पोल्स। यहाँ पे सेट करते हैं एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे एस का वैल्यू बाय द फैक्टोरियल मेथड 3s को हम स्प्लिट करें किसमें, 2s प्लस s में बराबर 0। यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, एस और 2 एस स्क्वायर और 2s में एस का आएगा, यहाँ पे बचेगा एस, यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है 1 और यहाँ पे बचेगा एस, यहाँ पे 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जो बाहर में है एक साथ, अंदर वाला एक साथ, एस प्लस 2 और एस प्लस 1। तो हमारा फैक्टर आ गया, एक फैक्टर है एस प्लस 2, दूसरा फैक्टर आया एस प्लस 1। बाय द फैक्टोरियल मेथड से कह रहा था, यहाँ पे फैक्टर ही आया ना। अब यहाँ पे सेट करेंगे क्या, एस प्लस 2 बराबर 0, एस बराबर क्या होगा -2। अब फिर एस प्लस 1 बराबर सेट करेंगे 0, तब कितना होगा एस बराबर -1। यानी -2 और -1 जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, एक्स का, एस का। इसी को हम कहते हैं क्या, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। यानी जब हम ट्रांसफर फंक्शन के जो दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन उसके डिनोमिनेटर को सेट करते हैं जीरो के इक्वल और जो एस का वैल्यू फाइंड होता है उसी को हम कहते हैं पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब बात आ रही तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है कि सिर्फ हम सेट कर देते हैं जीरो के इक्वल, यही क्या हो जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तीनों यहाँ पे फाइंड हो गया, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर, यानी जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसके अगर डिनोमिनेटर के वैल्यू को हम सेट करते हैं जीरो के इक्वल तो जो इक्वेशन बनता है, ये जो इक्वेशन टोटल बना है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इक्वल टू 0, यही हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तीनों यहाँ पे फाइंड हो गया, जीरोज फाइंड हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड हो गया और क्या हो गया फाइंड, पोल्स फाइंड हो गया। तब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के बिहेवियर को या स्टेबिलिटी को फाइंड करने में यूज होता है। कौन सा इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज कहाँ होता है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का बिहेवियर निकालना हो या स्टेबिलिटी निकालना हो, या स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ये सब किसके अनुसार फाइंड होगा, जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा उसी से फाइंड होगा हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन का बिहेवियर एंड स्टेबिलिटी। दोनों फाइंड होता है किससे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। जो क्या होता है, डिनोमिनेटर के वैल्यू को हम सेट करते हैं इक्वल टू 0, वही इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन पे न्यूमेरिकल जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है, उसका निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों का जो रेशियो आएगा वही हमारा क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब मास एलिमेंट का, यहाँ पे मास एलिमेंट फर्स्ट है, मास एलिमेंट सेकेंड है। सबसे पहले मास एलिमेंट फर्स्ट का निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कहें तो मतलब जितना फोर्स उस पर अप्लाइड किया जा रहा है वो, और जितना फोर्स कंज्यूम हो रहा है वो, उसको इंडिकेट जो करता है फिगर, ब्लॉक डायग्राम, उसी को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, मास एलिमेंट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है Ft, इसमें कंज्यूम होगा कहाँ पे, m1 में होगा, x1 में होगा और x1 x2 होगा, यानी K2 में हो, क्या K2 करने के लिए क्या होगा, K2 इंटू x1 माइनस x2 होगा, फिर B होगा, फिर K1 में होगा। इससे चारों चीज़ में क्या होगा, कंज्यूम होगा, यानी F1 में, FB में, FK1 में, FK2 में, चारों में कंज्यूम होगा। वो क्या होता है, इक्वल होता है। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो इक्वल होता है, जितना फोर्स कंज्यूम हो रहा है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे चार हमारा एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मास एलिमेंट का होता है m1 d² x1 बाय dt²। m1 है तो x1 होगा, K1 है तो क्या होगा, K1 x1, K क्या है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, K1 x1 है, डिस्प्लेसमेंट 1। K2 क्या होगा, इस स्प्रिंग के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंट होगा, यानी x1 माइनस x2। और फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, FB बराबर, यानी डैम्पर में जितना फोर्स कंज्यूम हो रहा है, B dx/dt। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट 1। इसका हम करेंगे तब क्या होगा, Ft। मास एलिमेंट में कितना कंज्यूम हो रहा है, m1 d² x1 s बाय dt²। K1 में कितना हो रहा है, K1 x1। K2 में कितना हो रहा है, K2 x1 माइनस x2। B में कितना हो रहा है, B dx/dt। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया, इसका करेंगे क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड करेंगे तो Ft का क्या हो जाएगा, Fs, और m1 का m1 ही रहेगा। डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, s² x1 s प्लस K1 x1 s। यहाँ पे ऑल इनिशियल कंडीशन सेट टू बी 0 है, तो 0 कंपोनेंट जो होता है वो क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, इंक्लूड नहीं होगा इसमें। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस K2 x1 s माइनस x2 s प्लस Bs x1 s। अब यहाँ पे हम चलेंगे तो क्या होगा हमारा, m1 s² x1 s प्लस K1 x1 s प्लस K2, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे इसको, x1 s माइनस K2 x2 s प्लस Bs x1 s। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, x1 s, बच क्या जाएगा, m1 s² K1 बचेगा, और क्या बचेगा, K2 बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, ds। इसमें तो x1 है नहीं, कहाँ होगा, बाहर, K2 x2 s। ये हो गया Fs बराबर। अब यहाँ पे हम चलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट 2।
तो मास एलिमेंट 2 के लिए हम ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक होगा फोर्स कंज्यूम हो रहा है F1 FM2 में, एक फोर्स कंज्यूम हो रहा है F में। यहाँ FM2 बराबर क्या होगा, FM2 पर करेंगे तो M2 मास एलिमेंट 2 d²x2/dt², फिर होगा K2 में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है और प्लस में इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना, तो इसमें से घटाएंगे ये x2 माइनस x1, वही क्या होगा इसका इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट। जब मास एलिमेंट 1 का हम निकाल रहे थे K2 तब क्या हो रहा था x1 माइनस x2, लेकिन मास एलिमेंट 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का निकालने के लिए क्या होगा x2 माइनस x1। यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे भी डीएल नंबर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो और जितना फोर्स कंज्यूम हो रहा है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो फोर्स अप्लाइड 0 है, फोर्स अप्लाइड कितना 0 के इक्वल क्या होगा Fm2 और Fa2। Fm2 बराबर कितना है इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग M2 d²x2/dt² और K2 का मैथमेटिकल मॉडलिंग कितना है K2 x2 माइनस x1। अब यहाँ से चलिए टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, 0 का 0 M2 का M2 s² x2 s प्लस में K2 x2 s माइनस K2 x1 s। x2s अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा M2 s² x2 s प्लस K2 x2 s माइनस K2 x1 s। यहाँ जो माइनस वाला पार्ट है उसको हम इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा K2 x1 x बराबर M2 s² x2 s प्लस K2 x2 s। ये x1 x बराबर हम सिर्फ निकालेंगे तो K2 जो मल्टीपल में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड में। अब यहाँ पे जो x1 का वैल्यू आया है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 से, इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिए तो कितना आ गया x1s बराबर M2 s² x2 s प्लस K2 x2 s बटा K। ये सिर्फ नहीं कितना था K2 था ना, क्या होगा K2 जाना। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ जो x1 का वैल्यू आया है इसको हम फाइंड कर रखें किसमें, इक्वेशन 1 में, यानी इक्वेशन 2 का वैल्यू हम रखें किसमें, इक्वेशन 2 में। यहाँ से Fs बराबर है, Fs बराबर क्या होगा, x1 में हम वैल्यू जब इसका रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे रखिए x1 के साथ रखिए इसका वैल्यू M2 s² x2 s प्लस K2 x2 s बटा K2 और यहाँ पे इंटू में क्या है इसके साथ यहाँ पे इंटू में है M1 s² प्लस K1 प्लस K2 प्लस ds माइनस K2 x2 s। ये तो इंटू में हो गया ये पूरा टर्म, ये है माइनस में, यहाँ से K2 इंटू K2 क्या हो जाएगा K2 स्क्वायर, यहाँ से Fs के इक्वल क्या होगा M2 s² x2 s
प्लस K2 X2S, फिर इंटू है किसके साथ M1 S स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 प्लस BS। और यहाँ पे K2 है, K2 इंटू K2 कितना हो जाएगा? K2 माइनस है K2 इंटू K2 स्क्वायर X2S, और टोटल का क्या हो जाएगा? बट्टा में K। अब यहाँ से फाइंड करेंगे, देखिए सब में कॉमन क्या है? X2 कॉमन है, X2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ से X2S कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा? M2 स्क्वायर M2S स्क्वायर प्लस K2, X2 बाहर चला गया है, यहाँ पे M1 S स्क्वायर K1 प्लस K2 प्लस DS। और यहाँ पे क्या होगा, क्या बच जाएगा? जब X2 कॉमन लेंगे तब X2S कॉमन चला गया, सिर्फ क्या बचेगा? K स्क्वायर। और यहाँ पे बटा में क्या है? K2 है, K2 यहाँ कितना है? FS। कितना है हमारा? Fs बराबर X2S इंटू M2 S स्क्वायर प्लस K2 M1S S स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 प्लस BS, माइनस में है K2 स्क्वायर, यहाँ बटा में क्या है? K2। जब हम इसको इधर लेकर के जाएंगे K2 FS हो जाएगा, और बटा में क्या होगा? X2S M2S स्क्वायर K2 प्लस M1S स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 प्लस BS और माइनस K स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो टर्म है यहाँ पे टर्म, इसको हम इधर लाएंगे और FS को उधर लेकर के जाएंगे, यानी K2 के साथ ये क्या आएगा? डिवाइड में ये पूरा का टर्म जो X2S के साथ मल्टीपल में है, ये पूरा टर्म मल्टीपल में है, पूरा टर्म मल्टीपल में है, साथ में पूरा टर्म मल्टीपल में है, तो मल्टीपल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में M2S स्क्वायर प्लस K2 प्लस M1S स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 प्लस BS माइनस K स्क्वायर। और इधर क्या बच गया? X2S। और FS को लाएंगे इधर तो हमारा क्या हो गया? देखिए हमारा यही फाइंड हो गया, क्या? X2S बाई FS। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। X2 क्या था? यही ना हमारा रिजल्टेंट था, यानी जो हमको मिला है रिजल्टेंट के रूप में क्या मिला? X2S डिस्प्लेसमेंट 2। उसका हम क्या निकाल लिए? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और जो हम अप्लाई किए थे, क्या अप्लाई किए थे? यानी इनपुट क्या दिए थे? FT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? FS। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं किसको है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। अब इतना का वैल्यू कितना इक्वल आ गया? K2 बाई इतना M2S स्क्वायर प्लस K2 प्लस M1S स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 प्लस BS माइनस K2 स्क्वायर। ये टोटल क्या हो गया हमारा? ट्रांसफर फंक्शन।
इस तरह से हमारा सिस्टम दिया हुआ था। इस सिस्टम को हम निकाले क्या, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड हो गया। सबसे पहले इसके लिए क्या किए थे, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किए थे। यानी जितना भी बॉडी दिया रहेगा, जितना भी मास एलिमेंट दिया रहेगा, इनर्शिया एलिमेंट दिया रहेगा, उसका सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड करने के बाद करेंगे इसका क्या, सभी का मैथमेटिकल मॉडलिंग हमको पहले से पता है। उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है, इनपुट फोर्स इज इक्वल टू कंज्यूमिंग फोर्स। उस अनुसार से क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेट करेंगे। और इक्वेशन सेट करने के बाद दोनों तरफ क्या लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमारा एक टर्म आएगा, वो किसमें होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम दूसरा एलिमेंट का, यानी सेकेंड एलिमेंट, यहाँ सेकेंड एलिमेंट है, क्या होगा, इस एलिमेंट का हम निकालेंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें क्या लगा हुआ है, M2 और X2 K2, इसका हम निकालें। इसका भी क्या पता है, इसका भी हमको पता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब दोनों का मैथमेटिकल मॉडलिंग पता है तो क्या रखेंगे, यहाँ भी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रखेंगे, इनपुट फोर्स इज इक्वल टू कंज्यूमिंग फोर्स। दोनों क्या होता है, यहाँ पे इनपुट फोर्स था 0, इनपुट फोर्स सिर्फ किस पे है, M1 पे FT, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं है, कहने का मतलब फोर्स कितना है, 0। लेकिन फोर्स कंज्यूम हो रहा है कितना, Fm2 प्लस Fk2। अब इसका दोनों साइड का क्या निकालेंगे, लैप्लास निकालेंगे। लैप्लास निकालने के बाद टर्म आएगा, एक टर्म क्या आएगा, बाहर आएगा। इस टर्म का वैल्यू हम रखेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद फर्दर कैलकुलेशन से हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, x2s बाई fs। हमको फाइनली क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इनपुट का और आउटपुट का, और दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो ही हमारा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा यहाँ से फाइंड हो गया। इस तरह का और भी क्वेश्चन आएंगे तो किससे बनेगा, सेम इसी जैसा बन जाएगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हमको बाय द कैलकुलेशन करते हुए क्या कर देना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ट्रांसफर फंक्शन का कहेगा जीरो निकालने के लिए, तो जीरो भी हो जाएगा फाइंड, फोल्स हो जाएगा, कहने का फोल्स कहेगा तो फोल्स भी फाइंड हो जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेगा तो वो भी फाइंड हो जाएगा। तीनों इससे फाइंड हो जाएगा।